हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो एक सीरीज़ है जिसके तहत हम किसी न किसी एक शेयर के फंडामेंटल को डिस्कशन करते हैं, उसकी हिस्ट्री को देखते हैं, उसके बिजनेस को समझते हैं और साथ ही साथ उसके जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम इंडिया मार्ट है। ये एक ई कॉमर्स कंपनी है बेसिकली, और इसकी स्थापना उस समय हुई थी जब भारत में बहुत ही कम लोगों के पास में इंटरनेट की फैसिलिटी थी। दैट्स मीन 1996 के अंदर, जब भारत में मुश्किल से 15 से 20 हज़ार लोगों के पास ही इंटरनेट की फैसिलिटी थी और पूरा भारत इंटरनेट शब्द से बहुत अनअवेयर सा था और बहुत कम उन्होंने उसके बारे में पढ़ा था, समझा था। तो उस समय एक जो विजनरी पर्सन मैं कहना चाहूँगा, दिनेश अग्रवाल और मिस्टर ब्रिजेश अग्रवाल ने इस कंपनी को सेटअप किया था एज इसकी वेबसाइट indiamart.com के तौर पे। ये एक बिजनेस टू बिजनेस था और स्टार्टिंग में इसका बेसिकली काम था कि जो बिजनेस टू बिजनेस है, दैट्स मीन एक कंपनी को जो कंपोनेंट्स की रिक्वायर्ड है तो वो दूसरी कंपनीज के थ्रू उसको प्रोवाइड करवाना। फिर इस कंपनी का विस्तार होता रहा और 1999 के आसपास जब भारत में इंटरनेट तेज़ी से आगे बढ़ने लगा तो इसने बिजनेस टू बिजनेस के अलावा बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी अपनी सेवाएं देनी आरंभ कर दी। और इसका एक जो नोएडा के अंतर्गत इसको सेटअप किया गया तो भारत की सीमाओं तक इसका फैलाव होने लग गया। फिर धीरे धीरे कंपनी BSE NSE में लिस्टेड हुई और प्रेजेंट फॉर्म में आई है कंपनी। हालांकि इसका जो फर्स्ट IPO आया था वो जस्ट अभी एक साल पहले ही, जस्ट जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जब सेकेंड टर्म थी, दैट्स मीन जून 2019 के बाद में, जब इसकी मोदी सरकार की जब दूसरी सेकेंड टर्म आई उस समय आने वाले जो IPO था उसमें सबसे पहला IPO जो आया था वो इंडिया मार्ट का ही आया था। तो अभी हम देखेंगे इसके किस तरीके के फाइनेंशियल है। उससे पहले कुछ और बातें हम इसके बारे में जान लेते हैं जो इस प्रकार से है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम एक वेबसाइट के ऊपर चलेंगे जिसको विकीपीडिया है, जिसमें हम इसके बेसिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया मार्ट कब सेटअप हुई, क्या रहा इसका, क्या इसका बैकग्राउंड था, तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि दिनेश अग्रवाल और मिस्टर ब्रिजेश अग्रवाल ने इस वेबसाइट को सेटअप किया था। और इसके अंदर कत ये भारत की कुछ जो स्टार्टिंग ई कॉमर्स कंपनीज थी उसमें से ये रही है। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो जो एक्टर इरफान खान थे, जो अभी कुछ समय पहले जिनका देहांत हुआ है, वो इनके ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं इस कंपनी के। और अभी कुछ ही टाइम पहले काफ़ी चर्चा में भी ये कंपनी रही है। स्पेशली टाटा जो कंपनी है, भारत का जो सबसे बड़े ग्रुप्स में से आता है टाटा ग्रुप, उसने इस कंपनी के एक्वायर्ड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए अभी काफ़ी चर्चा में ये शेयर रहा है। इसके बाद में इसमें काफ़ी तेज़ी भी रही है इस शेयर के अंदर। और जैसे देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो दिनेश अग्रवाल और ब्रजेश अग्रवाल और राजेश साहनी जैसे लोग इसमें इसके रहे हैं, जो फंडामेंटल इसके इसके जो कंपनी को सेट करने वाले थे वो लोग इसमें अभी भी इसमें बने हुए हैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे। और कंपनी के बेसिक्स अब हम चलते हैं सीधे इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखने के लिए Skinner.in वेबसाइट के ऊपर, जो बेसिकली हम इसके फाइनेंशियल्स चर्चा करेंगे। देखो, मार्केट कैप के हिसाब से ये अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 14,566 करोड़ रुपए की कंपनी है ये अभी। तो एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप कंपनी हम इसको मान सकते हैं जिसके अंतर्गत ये आती है। और करंट प्राइस की बात करें तो ये 5,002 रुपये के करीब इसका करंट प्राइस चल रहा है। इसके हाई और लो हम देख सकते हैं। तो अभी जस्ट जुलाई 2020 के आसपास इसके प्राइस लगभग 2,000 रुपये के आसपास चल रहे थे। तो जैसे ही फिर टाटा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई कि टाटा कंपनी इसके अंदर इंटरेस्टेड है और वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोग जानते हैं कि टाटा भारत के सबसे बड़े ग्रुप्स में से है। और लैंड रोवर जगुआर से लेकर के टेटली जैसी चाय जैसी कंपनीज तक में उसका इन्वेस्टमेंट रहा। भारत के बहुत बड़े सेक्टर में टाटा कंपनीज का इन्वेस्टमेंट रहा। तो यदि उसका हाथ इस कंपनी के ऊपर आता है तो दैट्स मीन ये बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है। बहुत बड़ी कंपनी ये बनने जा रही है। तो इसमें जो तेज़ी देखी गई, दुगने से भी ज़्यादा इसके प्राइस जो हो गए, लगभग 2.5 गुने के करीब इसके जो प्राइस हुए, तो वो इसी तेज़ी का कारण था टाटा कंपनी का इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाना। और अभी थोड़े दिनों पहले टाटा कंपनी के जो चेयरमैन थे, जो टाटा कंपनी के जो चेयरमैन रहे थे, उन्होंने भी अनाउंस किया था एक सुपर ऐप लाने के लिए जिसके थ्रू भारत की जो ई कॉमर्स सेक्टर उसमें छाने की तैयारी टाटा कंपनी ने कर रखी है। तो उसके तहत टाटा कंपनी ने अपना इंटरेस्ट इस कंपनी में शो किया है।
अब कंपनी के पी के बारे में बात करें, प्राइस अर्निंग रेशो के बारे में बात करें, प्राइस ईपीएस अर्निंग पर शेयर के जो रेशो है उसकी बात करें तो वो 77 के आसपास चला। तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी हद तक एक प्राइजी प्रतीत हो रही है। ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसके प्राइस बढ़ चुके हैं और ये ओवर प्राइस की तरफ जा चुकी है। और उसके रीज़न हमने बता दिया आपको कि इसके जो 2.5 गुना से ज़्यादा प्राइस बढ़े, तो एक इन्फॉर्मेशन की वजह से रहे। अब बुक वैल्यू की बात करें तो वो काफ़ी कम है, 94.5 रुपये के करीब इसके मात्र बुक वैल्यू है। तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। फिर भी हम कुछ और पैरामीटर्स हम आगे बात करें, जैसे आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बात करो, 83.9% के आसपास इसके रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड चल रहे हैं। और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें 67.7% के आसपास चल रहे हैं। तो देखो दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओसी आरओई। अब इसके कंपैरिजन में हम जैसे रिलायंस कंपनी की बात करें तो रिलायंस कंपनी लगभग जिसका मार्केट कैप लगभग 15 से 16 लाख करोड़ रुपए का है, उसका शेयर लगभग 2,500 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। उसके शेयर की बात करें तो उसका भी आरओसी आरओई देखोगे तो इससे काफ़ी कम मिलेगा, लगभग 10 से 12% के आसपास आरओसी आरओई दिखाई देगा। तो ये एक ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी इन्वेस्टर्स को किसी अपने अमाउंट को जो इन्वेस्ट करने से पहले देखना होता है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है उसमें कितना उसको रिटर्न हो पाएगा उसके कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, और जो उसकी इक्विटीज़ उस कंपनी में लगी हुई तो उसके ऊपर उसने कितना उसको रिटर्न किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसको देखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये अनबिलीवेबली बहुत शानदार वाले आर ओ सी आर ओ ई है इस कंपनी के। और इसके फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये के करीब इसकी फेस वैल्यू चल रही है। अब देखिए इसके हम चार्ट लगाते हैं जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके प्राइस में चेंजेस आया। अब आप इजी वे में देख सकते हो कि जुलाई 2020 तक इसके प्राइस जो थे वो 2,500 रुपये के आसपास चल रहे थे, कभी 2,000 से 2,500 के बीच में अप डाउन इसके अंदर चल रहा था। फिर जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है टाटा ग्रुप से रिलेटेड और इसकी जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस जो है कंपनी का जो फैलाव है और जो फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि किस तरीके का कंपनी का एक एफएमसीजी सेक्टर होने के कारण, एक इस तरीके के ई कॉमर्स सेक्टर होने के कारण एक बहुत ही ग्रोथ लोगों को इसमें लगा कि इसमें फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। तो एकदम से इसके प्राइस में एक शूटअप सा हुआ है और लगभग 5,000 रुपये से भी ऊपर जा कर के लगभग 5400-5500 रुपये के ऊपर जाकर ये कंपनी सस्टेन अभी कर रही है। तो दैट्स मीन उसमें 100% से भी ज़्यादा रिटर्न इस कंपनी ने जस्ट कुछ ही महीनों में अपने कस्टमर्स को दिया है। तो इसके कुछ देखो प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज की बात करें तो सिंपल सी बात है कि इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो लास्ट 5 ईयर में ऑलमोस्ट 40.15% के आसपास रहा है। इसने अपने धन को दुगने से भी ज़्यादा कर दिया कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में इसके प्राइस की बात करें तो। कॉन्स की बात करें तो कॉन्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसकी बुक वैल्यू से मल्टीपल टाइम्स अब शेयर हो चुका है, काफ़ी प्राइस ही हो चुका है, ओवर हम कह सकते हैं कि ओवरबॉट जोन में जा चुका है। और अर्निंग की बात करें तो कुछ इसके जो मेन कोर बिजनेस है उसके अलावा भी कुछ अर्निंग सोर्सेज हैं, तो वो लगभग इसके 88 करोड़ रुपए के आसपास हैं। तो हालांकि हम जब बात करेंगे देखेंगे कि उसके सेल्स के और जो इसके कोर बिजनेस उसके कंपैरिजन में कितना गुना है, तब हम समझ पाएंगे कि ये अदर ऑफ इनकम कितना रोल प्ले कर सकती है। देखो किसी भी कंपनी के लिए किसी अदर सेक्टर में का अर्निंग करना क्यों बुरा माना जाता है, बेसिकली क्या होता है कोई भी कंपनी की वैल्यूएशन होती है या फिर जिसके कारण उसको जाना जाता है वो होता है उसका कोर बिजनेस। अब यदि कंपनी मान लो कोर बिजनेस से हट करके अदर किसी बिजनेस से ज़्यादा अर्निंग कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके कोर बिजनेस पे उसकी पकड़ कम होती जा रही है, वहाँ से अर्निंग कम हो रही है और अदर बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रही है, तो जो एक तरीके से उसकी वैल्यूएशन में कमी आ रही है। इसलिए इस तरीके की जो इनकम होती है उसको कॉन्स में रखा जाता है। अब पीयर कंपैरिजन हम इसका देख लेते हैं। इसके पीयर कंपैरिजन में देखो इन्फोर एज कंपनी है, इसके अलावा जस्ट डायल कंपनी है जो एक ई कॉमर्स सेक्टर की कंपनी है। तो इसकी करंट प्राइस की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया मार्ट कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है दोनों से। पी की बात करें तो इंडिया मार्ट का हम ऑलरेडी कह चुके हैं 77 टाइम्स प्राइस इसका हो चुका है इसके अर्निंग्स की कंपैरिजन में। मार्केट कैप की बात करें तो इन्फो एज का मार्केट कैप जो है इस कंपनी से लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा है और जस्ट डायल से ये काफ़ी मल्टीपल टाइम्स के अंदर इसका मार्केट प्राइस है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इन्फो एज की कंपैरिजन में इंडिया मार्ट डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा दे रही है, ज़्यादा दे रही है। और नेट प्रॉफिट जो क्वार्टरली देखे तो उसमें भी कोई खास गिरावट इसमें देखने को नहीं मिल रही है जो जनरली अदर कंपनीज में देखने को मिली थी ड्यू टू कोविड पेंडेमिक के कारण। तो इसमें इस तरीके से कोई कमी नहीं आई है, इस तरीके से ऐसा कोई जो देखने का इसमें गिरावट जो एक्सपेक्टेड था वो देखने को नहीं मिला। तो ये एक इसकी पॉजिटिव संकेत की तरह है। अब इसका आरओसी आप देखो इन्फोएज कंपनी का माइनस के अंदर चल रहा है और जस्ट डायल का 21.92% है, उसकी कंपैरिजन में मल्टीपल टाइम्स है इंडिया मार्ट कंपनी का आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है।
क्वार्टरली रिजल्ट को हम देखें तो देखो, क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर क्वार्टरली लगभग 23 से 24% के आसपास रहा है। यदि जून 2020 का हम छोड़ दें जो लगभग 3.9% का रहा है, और ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि कोविड 19 के कारण से ज़्यादातर कंपनीज़ का तो ये नेगेटिव में भी देखने को मिला है। और ईयर वाइज ईयर सेल्स की बात करें तो वो लगभग 150 से 170 करोड़ रुपए के आसपास का ईयर लिए सेल्स रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 50 से 73 करोड़ रुपए के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो शानदार, काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहा है। इवन जून 2020 में भी 48% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने दिखाया, जो कि इसके फाइनेंशियल स्ट्रोंगनेस की तरफ इशारा करती है कि कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रोंग है। दैट्स मीन्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 48% तक है। और अदर इनकम की बात करें तो उसमें भी लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इंटरेस्ट की बात करें, डिप्रिसिएशन की बात करें तो वो नॉर्मली ज़्यादा इसमें दिखाई नहीं देता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इसमें भी लगातार इसमें ग्रोथ रही है। पहले जो मार्च 2020 में था वो 61 करोड़ रुपए के आसपास, और जून 2020 में लगभग 100 करोड़ के आसपास इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी हेल्दी है। टैक्स में भी लगातार वृद्धि हुई है। टैक्स जो इसकी बेस को दिखा रहा है, तो इसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है। नेट प्रॉफिट में लगातार वृद्धि हुई, और आप अर्निंग पर शेयर देखो तो वो भी लगभग 25% जून 2020 में दिखाई दे रहा है, जो एक काफ़ी अच्छा संकेत है। इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देख सकते हैं कि सेल्स में लगातार वृद्धि हुई है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं इसके। हालांकि कुछ क्वार्टर्स में इसके कम दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि पेंडेमिक के कारण से जो एक्सपेंसेस होने चाहिए थे वो उतने नहीं हो पाए हैं। तो ये इसका बेसिक है। और सॉरी। और इसमें बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बैलेंस शीट, और ये इसके डिप्रिशिएशन बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये लगभग नेट प्रॉफिट जो रहा है वो 147-189% ईयरली बेसिस के ऊपर इसका नेट प्रॉफिट रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देखिए अर्निंग पर शेयर कितना अनबिलीवेबल है, ज़बरदस्त है। 51%, 65.41% के आसपास अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर जो होता है दैट्स मीन ये बेसिकली ये बताता है कि एक शेयर जो है वो कितना अर्न कर रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट के ऊपर पर शेयर को जब डिवाइड करते हैं तो उससे अर्निंग पर शेयर निकल के आता है, तो कितना शेयर की परफॉर्मेंस रही है और पर शेयर कितना उसका अर्निंग रहा है। ये इसके कुछ अदर पैरामीटर्स है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2019 में जब कंपनी लिस्टेड हुई उसके बाद में लगभग 68% का उसने रिटर्न ऑन इक्विटी बताया है, और आप प्राइस में देखिए लगभग 148%, लगभग इसने शेयर प्राइस को 100, मतलब 100 से भी ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है, लगभग 148% का इसने रिटर्न दिया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी शानदार वाला रहा है कि जस्ट 1 ईयर के अंदर कंपनी 74% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, और 3 और 4 ईयर 5 ईयर के अंदर भी हम देख सकते हैं। और यदि निकट के सालों में दैट्स मीन 1 ईयर या 2 ईयर के अंदर यदि तेज़ी से मान लो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि तेज़ी अभी इसमें बनी हुई है और काफ़ी तेज़ी से ये आगे बढ़ रही है कंपनी। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी काफ़ी शानदार है। हालांकि टीटीएम का मतलब होता है कि ट्रेल 12 मंथ्स, उसमें कमी दिखाई है पिछले सालों से, लेकिन ओवरऑल ये सब हेल्दी आंकड़े शो करता है। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल देखिए कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 29 से 30 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल कंपनी के पास में। रिजर्व्स की बात करें तो वो भी लगभग पहले नेगेटिव में चल रहे थे, वो लगभग 131 करोड़ के आसपास है। कंपनी पूरी तरह डेट फ्री कंपनी, कोई बोरोविंग कंपनी के ऊपर नहीं है। अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो अदर लाइबिलिटीज़ जैसे कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो जीरो है। ट्रेड पेवेबल्स, जो ट्रेड बिजनेस होता है उसमें जो कुछ पेवेबल्स करने पड़ते हैं वो लगभग उसमें भी, हालांकि मार्च 2019 के बाद में और मार्च 2020 में उसमें कमी आई है, कमी देखने को मिल रही है मार्च 2020 में। और एडवांस है जो उन्होंने कस्टमर से उठाए वो भी एक तरीके से लाइबिलिटीज़ में काउंट होते हैं, वो भी आपके सामने इस तरीके से 32 करोड़ 14 करोड़ मार्च 2020 में अदर लाइबिलिटीज़ भी कंपनी की है। फिक्स असेट की बात करें तो फिक्स असेट इस कंपनी के काफ़ी बड़े हैं। मार्च 2020 में लगभग 86 करोड़, मल्टीपल टाइम्स बढ़े उससे पहले से। और CWIP जो फंड है वो जीरो है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, तो लगभग 901 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कंपनी ने दिखाया हुआ बैलेंस शीट में। अदर एसेट की बात करें तो वो भी लगभग 136 करोड़ के आसपास मार्च 2020 में इसके अदर एसेट थे।
ओके, तो कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि इसका कैश फ्लो जो है नेगेटिव में बना हुआ है। तो किसी भी कंपनी का यदि मान लो नेट कैश फ्लो है तो इसका मतलब है कंपनी में कई फाइनेंशियल सभी दिक्कत है। लेकिन अभी कह सकते हैं हम कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ने से और अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी बढ़ने से कंपनी के जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव आए हैं। तो कंपनी को आवश्यकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना होगा, साथ ही साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको बढ़ने से ही इस तरीके के जो फाइनेंशियल और जो अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक है, अब रेशियोज़ की बात करें तो जैसे इसमें मार्च 2020 का आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो बहुत ही शानदार 84% का इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। हालांकि कुछ अदर और क्वार्टर्स के रिजल्ट आने के बाद में पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो पाएगी कि ये सस्टेन रह पाएगा, आगे बढ़ रहा है या फिर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी आएगी। हाल फिलहाल की बात करें तो मार्च 2020 में इसका शानदार वाला आरओसी ही है 84% का। डेटा डेज की बात करें तो वो 1 डेज का डेटा डेज है। ये बहुत ही शानदार है कि डेटा डेज मतलब कि जो उसमें कंपनी किसी भी प्रकार का जो पेमेंट करती है, मतलब कोई कस्टमर को कोई सामान प्रोवाइड करती है, जस्ट 1 डे के अंदर उसके कंपनी को पेमेंट उसका रिसीव हो जाता है। तो वो तो बहुत ही अच्छी 1 डेज का इसका चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में लगभग 51% के शेयर होल्डिंग है। हालांकि इसमें लगातार कमी भी दिखाई दे रही है जून 2020 से सितंबर 2020 के अंदर। और एफ आई एस की बात करें तो लगभग 21% का जो शेयर है वो एफ आई एस के पास में, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास में। अब आप देख सकते हो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर कितना अपना रिलायबिलिटी दिखाई है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक होमवर्क भी देना चाहूँगा कि आप जब भी एफ आई एस और डी आई एस का देखें तो उसमें बड़े बड़े ग्रुप्स के बारे में भी थोड़ा सा रिसर्च करना आपको चाहिए कि कौन कौन सी बड़ी कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि मलाबार इंडिया फंड हो गया, कुवैत इन्वेस्टमेंट हो गया, सैफ इंडिया बिजनेस एफ आई ए होल्डिंग्स हो गए, तो इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर में से भी जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इक्विटी फंड हो गया, उसने 1.47% के आसपास इसका इसमें फंड है। और पब्लिक के बारे में बात करें तो उसमें 20% के आसपास का पब्लिक के पास में फंड है इसका। वर्तमान सितंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ अभी। और अदर्स के पास में लगभग 0.6% का इसमें हिस्सेदारी इसमें रखती है। तो ओवरऑल हम यदि इसका कंसाइसली कुछ कहना चाहें इस कंपनी के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में हालांकि अब वर्तमान में ये और बोर्ड जोन में जा चुकी है, तो अब हमें इस समय पोजीशन लेना इसमें थोड़ा सा रिस्की होगा। तो पोजीशन लेने के लिए हम वेट कर सकते हैं कि किसी प्रकार का, जैसे सपोज करो इसके प्राइस में डाउन आता है, फिर प्राइस में डिप दिखाई देता है, तो कंपनी में एक इन्वेस्ट करने का, एक पोजीशन लेने का एक टाइम आएगा। हालांकि इसमें आर ओ सी आर ओ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही शानदार है कंपनी इस तरीके की जिसमें हाईली पोटेंशियल है। और यदि सपोज करो कि टाटा ग्रुप या फिर जो इस तरीके के बड़े ग्रुप्स इसको इन्वेस्ट करते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और वो सक्सेस हो जाता है, तो उसमें कंपनी का एक बहुत बड़ा पुशअप मिलेगा अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए और एक ऑल इंडिया कंपनी बनने के लिए। तो कंपनी में ग्रोथ बहुत है, ग्रोथ की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब कस्टमर्स को चाहिए, इन्वेस्टर्स को चाहिए कि जैसे ही इसमें डिप आता है, इसमें प्राइजेस में कमी आती है, तो वो डेफिनेटली इसको रख के अपनी पोजीशन ले सकते हैं और इस पोजीशन को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होल्ड भी कर सकते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स है। और जैसे ही कंपनी में डिप आता है तो आप इसके अंदर एक पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी आपको मैं यही कहूँगा कि आप अपना एनालिसिस करें, अपना जो स्टडी है वो इसके फाइनेंशियल्स वगैरह को डिस्कशन करें और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे भी आप सलाह ले सकते हैं। ओवरऑल आपको यदि वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि किसी प्रकार कोई फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी बढ़ी हो, तो काइंडली इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आपको कोई शिकायत हो या फिर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ इसको मैसेज बॉक्स में पूछ कर हमें बताएं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको, हम डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको यदि लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, चाहे फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड हो, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड हो या फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड हो, आप मैसेज बॉक्स में हमें बताएं, हम डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और साथ ही आप हमें बताएं कि और किस तरीके से टॉपिक को और कवर किया जा सकता है और किस तरीके के टॉपिक आप देखने में इंटरेस्ट हो, हमें ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।